अस्सलाम वालेकुम। दानियाल जरा फासले पर रुक गया। वो गेट की साइड पर कार पार्क करने लगी। वालेकुम अस्सलाम। वो यहाँ तक आते आते थक गई थी। आपको घर ढूंढने में कोई मसला तो नहीं हुआ? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा। उसके चेहरे पर बेतहाशा खुशी का तासुर था। अगर आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे देते तो मुझे इतनी मुश्किल ना होती। उसने गाड़ी बंद करते हुए चाबी निकाली और साथ वाली सीट पर पड़ा पर्स उठाया। उसने दानियाल की आवाज और चेहरे की खुशी को महसूस ही न किया। माफ कीजिएगा, मेरे पास मोबाइल नहीं है। वो उसकी तरफ का दरवाजा खोलते हुए माजरत ख्वाना अंदाज में बोला। मोबाइल तो आपको रखना चाहिए ना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। वो पर्स कंधे पर डालती गाड़ी से उतर आई। अब रख लूंगा। वो उसे देखते हुए मध्यम अंदाज में मुस्कुराया, फिर उसके हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी लॉक की। उस्मा ने अपने ग्लासेस उतार कर पर्स में रखे। स्याह दरवाजा खोलकर वो उसे अंदर ले आया। दरवाजे के सामने छोटा सा सेहन था और सामने देखते हुए वो जैसे मुंजमद हो गई। वो हैरत से आंखें फैलाए सामने देख रही थी। दानियाल उसे यूं हैरान खड़े देखकर उदासी से मुस्कुराया। ये मेरी बहन निगार मुदस्सिर है। उसकी आवाज में खुशी और उदासी का मिला जुला संगम था। और निगार? वो उज़्मा के करीब खड़ा गर्दन मोड़कर निगार को देखते हुए मुस्कुराया। ये है तुम्हारी फेवरेट राइटर उज़्मा अरूज। वो मुस्कुराते हुए तारुफ करवा रहा था। उस्मा ने दानियाल की तरफ देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। फिर दानियाल ने जैसे आंखों ही आंखों में कोई जवाब दिया। वो उसकी नजरों का जवाब पढ़ चुकी थी। वो बेड पर बैठी हाथ में रजिस्टर थामे इस हफ्ते के काम की तरतीब बना रही थी। इस हफ्ते उसे काफी काम था। डाइजेस्ट की एडिटर से बात हो गई थी और उन्हें नॉवेल की अगली किस्त भिजवानी थी। जिस चैनल के साथ उसका मायदा हुआ था, उन्हें सीरियल की अगली किस्त भी भिजवानी थी। एक प्रोडक्शन हाउस को वन लाइनर पोस्ट करने थे, जिन्हें वो तरमीम करके 2-3 दफा पहले भी भिजवा चुकी थी, मगर वो मंजूर ही नहीं हुए थे। अब न जाने क्या हुआ था कि प्रोडक्शन हाउस वालों ने फोन करके दरखास्त की कि वो एक बार फिर उन्हें अपने वन लाइनर्स भिजवा दे। इस बार वन लाइनर के मुतालिक हतमी फैसला करेंगे। वो अपने काम को प्लान करने में मसरूफ थी जब अम्मी कमरे में आई। उसने दरवाजा खुलने की आवाज पर सर उठाकर उन्हें देखा। आइए अम्मी। उसने उन्हें देखते हुए रजिस्टर बंद कर दिया और पेन पर कैप लगा दी। अम्मी उसके कमरे में आई थी, इसका मतलब था कि उन्होंने जरूर कोई खास बात करनी थी। अयान की कस्टडी वाले केस का क्या बना? उन्होंने बेड पर बैठते ही पूछा। उसके चेहरे पर रंजीदगी छा गई। फिलहाल तो कुछ नहीं बना। तैमूर के वकील ने मुकदमे की समाअत मुअख्खर करवा ली है, उसने अफसुर्दा आवाज में बताया। बस यहाँ तो यही कुछ होता है। अदालतें इंसाफ से खाली हैं और लोग जमीर से। क्या बनेगा इस मुल्क का, जहाँ लोग हक के लिए आवाज उठाते हैं और इंतजार ही करते रह जाते हैं? उन्होंने आह भरकर अफसोस से कहा। वो खामोश रही। इस बात पर क्या तबसरा करती? चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो इस बात की तरफ आईं जिसके लिए वो सब काम छोड़कर उसके कमरे में आई थी। खैर, मैं तुमसे कहने आई थी, उन्होंने तमहीद बांधते हुए कहा। जी कहें। वो मुतवज्जे हुई। नायाब के लिए एक रिश्ता आया है, वो संजीदगी से बताने लगी। आप फौरन उसकी शादी तय कर दें, उसने यकदम कहा। नायाब ने इनकार कर दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया मगर वो भी शादी नहीं करना चाहती, उन्होंने आह भरकर रंजीदगी से कहा। वो उनकी बात पर चौंक गई। फिर वो और क्या करना चाहती है? उसने संजीदगी से सवाल किया। पता नहीं, शायद वो अभी तक आमिर को भूल नहीं पाई। अम्मी ने गहरा सांस लेकर दुख भरे अंदाज में कहा। आमिर उसकी जिंदगी से जा चुका है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है। उसे आपकी मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहिए। आखिर अब वो कौन से शहजादा गुलफाम का इंतजार कर रही है? ना चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख हो गया। अम्मी ने कुछ सोचती हुई निगाहों से उसे देखा। अगर मैं कहीं उसका रिश्ता तय कर देती हूँ तो उन लोगों को तुम्हारे बारे में क्या बताऊं? वो उनकी बात सुनकर साकित रह गई। उसके लहजे की थकन उसके दिल पर किसी भारी बोझ की तरह आ गिरी। सच बता दें, उसने धीमी आवाज में कहते हुए निगाहें चुरा लीं। वो जानती थी कि अपनी माँ को किस मुश्किल में डाल रही है। हमारे माशरे के लोग बहुत तंग नजर हैं। औरत के किरदार और इज्जत के मामले में समझौता नहीं करते। जिस औरत का घर उजड़ जाए उसे बुरा समझते हैं। जो औरत मुश्किलात का शिकार हो उसे मनहूस समझते हैं। जो औरत अपने हक के लिए आवाज उठाती है उस पर बागी होने का लेबल लग जाता है। लोग औरत की आजमाइश को सजा समझते हैं, कोई उसके दुख को नहीं समझता, उन्होंने अफसुर्दगी से कहा। वो सर झुकाए उनकी बात सुनती रही। कुछ देर के बाद दानिस्ता उसने मौजू बदला। अगर रिश्ता अच्छा है तो अपने आप को कायल करने की कोशिश करें। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। रही मेरी बात, तो इस माशरे में हम दर्द और अच्छे लोग भी हैं, जो जिंदगी के साथ अपनी मौत को भी याद रखे हुए हैं, दूसरों पर पड़ी मुश्किलात और आजमाइशों को समझते हैं।
دل میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اچھے ہوئے تو باتیں بنانے کی بجائے ہمارے حالات اور مشکلات کو سمجھیں گے، نایاب کو خوش رکھیں گے، میرے حوالے سے اسے تانے نہیں دیں گے۔ اس نے سر اٹھا کر امی کی طرف دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں نمی نہیں تھی، اس کی آواز ہموار اور لہجہ سپاٹ تھا۔ وقت اسے آہستہ آہستہ مضبوط بنا رہا تھا۔ کہانیوں کے کرداروں اور انسانوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ امی نے اس کی بات سے قائل ہونے کے باوجود جیسے اختلاف کیا۔ سب لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔ معاشرہ مختلف سوچ اور مختلف کردار کے حامل لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ سب لوگ ایک جیسی سوچ کے مالک نہیں ہیں۔ آپ بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ جو کام ضروری ہے وہ تو کرنے ہی ہوں گے۔ میرا مقدر تو پلٹ نہیں سکتا، مگر بہتر ہوگا کہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اسے قبول کر لیں۔ مستحکم آواز میں کہتے ہوئے اس نے رجسٹر اور پین اٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ امی کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ انہوں نے آج اس کے انداز میں جو مضبوطی دیکھی تھی، اس نے انہیں محتاط کر دیا۔ انہیں اس کے اس اعتماد اور اطمینان پر حیرت ہوئی تھی، مگر انہوں نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ اطمینان سے رجسٹر کھول کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ عظمیٰ بمشکل 2 قدم آگے بڑھی۔ صحن کے وسط میں ویل چیئر پر بے حد لمبے بالوں والی مسکراتی ہوئی لڑکی بیٹھی تھی، جس نے ہلکے جامنی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی ویل چیئر چلاتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ السلام علیکم، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ خوشی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ اس کی آواز بے حد خوبصورت تھی، بانسری کے سروں جیسی مترنم آواز جو سننے والے کے دل پر دستک سی دیتی تھی۔ وعلیکم السلام، وہ مشکل بولی۔ آئیے اندر چلیں۔ دانیال نے دائیں طرف بنے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور نگار کی ویل چیئر چلاتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہو گیا جو غالباً ڈرائنگ روم تھا۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے میں آتے ہی مسحور ہو گئی۔ وہ کمرہ اس گلی کے کسی گھر کا کمرہ نہیں لگتا تھا۔ دیواریں خوبصورت اور منفرد تھیم والی تصاویر سے سجی ہوئی تھیں۔ چاکلیٹ کلر کے صوفہ سیٹ پر ہاتھ کی کڑھائی والے کشن رکھے تھے۔ دروازے کے ساتھ شیشے کی ایک تصویر لگی تھی جو آئینے کے طور پر بھی استعمال ہوتی اور آرائش کے طور پر بھی۔ کمرے کے وسط میں گہرے بھورے رنگ کا رگ بچھا ہوا تھا۔ جس نے بھی اس کمرے کو سجایا تھا وہ بہت اعلیٰ اور نفیس ذوق کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی تھا۔ تشریف رکھیں۔ وہ اسے یوں مبہوت انداز میں کھڑے دیکھ کر نرمی سے متوجہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ نگار مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو خوشی کی چاندنی نے روشن کر رکھا تھا۔ دانیال کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ نگار کی آواز میں جوش تھا۔ مجھے بھی، وہ ہولے سے مسکرائی۔ نگار کی مسکراہٹ حیرت میں ڈلی۔ آپ کو تو آپ کے پہلے ہی ناول نے شہرت دی ہے۔ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، آپ کی طرح کوئی رائٹر نہیں ہوں۔